नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के अंतर्गत लोहयुगीन संस्कृतियों के संक्षिप्त सर्वेक्षण के। विद्यार्थियों, हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र प्रथम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे भारत में लोहयुगीन संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पूर्व की जो वीडियो हैं, पूर्व का जो सिलेबस है, जो नए बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज कोटखावदा से जुड़े हैं तो वह मेरे जो चैनल है बिन्नी साहू यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर अनेक वीडियो हैं। उन वीडियो को देख करके अपने जो इससे पूर्व के जो चैप्टर है उनके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो, आज के चैप्टर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत जो लोहयुगीन संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लें कि लोहयुगीन संस्कृतियाँ क्या होती हैं और भारत के अंतर्गत या इतिहास के अंतर्गत लोहे का क्या महत्व है और लोहे का इतिहास क्या इतिहास है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो लोहयुगीन संस्कृति है यानी ऐसी संस्कृतियाँ या ऐसी सभ्यता जिसके अंतर्गत जो लोहे है उसकी खोज की गई है, उसके बारे में जाना गया है। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि अगर हम धरती पर बात कहें तो सबसे पहले जो धातु है वो सबसे पहले हमने जो ढूंढ निकाली, जिसका नाम था औजार बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता था, वह धातु थी तांबा। यानी कि तांबा जो धातु थी वह हमने जो है धरती पर कहें या पृथ्वी पर कहें, सबसे पहले जिस धातु की खोज की गई वह थी धातु तांबा। और तांबा के पश्चात जैसे तांबे की खोज हुई तो जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति या विश्व पटल पर जब हम देखते हैं कि विकास अधिक हुआ तो लोगों ने जो है टीन और जस्ते को मिलाकर कांसा यानी मिश्रित धातु भी बनाना प्रारंभ कर दिया और कांसे और तांबे से अधिक उपयोग में किया जाने लगा। और कांसा क्या था जो उसको और अधिक उपयोग में लिया जाने लगा। तभी हम देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता अनेक जो महत्वपूर्ण सभ्यताएँ हैं, विशेष रूप से जो कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उसका जो इतिहास है उसमें क्या योगदान है। अब हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यार्थियों हम जानेंगे कि लोहे की खोज हुई। आप जैसे अच्छे से जान चुके हैं कि इससे पूर्व का जो वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास में, उसमें हमने ताम्र युगीन संस्कृतियाँ, ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के बारे में जाना और जाना कि लोगों ने तांबा और उसके मिश्रण से कांसे का इस्तेमाल किया और औजार तथा उपकरण बनाने शुरू कर दिए। और इन संस्कृतियों का उदय उन क्षेत्र में हुआ जहाँ पर खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ये जो है संस्कृतियाँ हैं, ये सभ्यता है, वो नदी के किनारे विकसित हुई थी और नदी के किनारे विकसित होने के कारण उसके जो लाभ होते हैं वो हम आपको पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। तो जंगलों को साफ करना नहीं पड़ता था और ज़मीन आसानी से जोता जाता था, क्योंकि नदी घाटियों के अंदर जो सभ्यता होती थी वहाँ पर जो भूमि है बहुत अधिक उपजाऊ होती थी, इसीलिए ज़्यादा औजारों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, उनका पेट भरने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए क्या हुआ, कृषि की मांग बढ़ गई और कृषि की मांग बढ़ने के लिए घने जंगलों को साफ किया जाने लगा। और घने जंगलों को साफ करने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आई कि आखिरकार कौन से औजार के माध्यम से इन जंगलों को साफ किया जाए। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक नई धातु खोज में आई, वह इसका नाम था लोहा। मानव जाति के इतिहास में जो है लोहे की खोज हुई और ये दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति है। विद्यार्थियां, आपको अच्छे से पता होगा कि मानव जाति के अंतर्गत जो पहली महत्वपूर्ण जो खोज थी वह थी अग्नि, और अग्नि के पश्चात जो मानव जाति के इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रगति थी वह थी लोहा। और लोहा है वो तांबा और कांसे की तुलना में क्या होता है, अधिक सख्त होता है और उनकी अपेक्षा में क्या होता है प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि जो तांबा है विरल धातु है, दुर्लभ धातु है, कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि जो लोहा है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है। लोहे की खोज जब हुई जिससे क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के कृषि औजार, हल के फाल, हांसियाँ, कुदाल आदि जो हैं बड़े पैमानों पर उनका निर्माण होना संभव हो गया। और लोहे से बनी जो कुल्हाड़ियाँ हैं, आरियाँ हैं, उनसे क्या हो गया,
पेड़ों को गिराना आसान हो गया और बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना आसान हो गया। और इसके अलावा जो अन्य शिल्प थे, अन्य शिल्पों पर भी लौह का महत्वपूर्ण योगदान पड़ा। उसकी सहायता से विविध प्रकार के औजार बनाए जाने लगे, उपकरण बनाए जाने लगे और जिनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों में होता था। जो पुरातात्विक है उसमें लोहे से बने विविध प्रकार की वस्तुएं पाई गई हैं, जैसे हथौड़े हैं, चिमटे हैं, कीले हैं आदि इनमें शामिल हैं। और लोहे से निर्मित विभिन्न प्रकार के हथियार भी हमें मिले हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि जो लोहा है उसकी खोज वैश्विक दृष्टि से कौन सी जगह सबसे पहले हुई, इतिहास के अंतर्गत कहाँ सबसे पहले लोहा है वो धातु के रूप में प्राप्त किया गया, उसके बारे में। तो देखिए विद्यार्थी, लोहे की खोज है वो सर्वप्रथम एशिया माइनर के अंतर्गत की गई। और एशिया माइनर के अंतर्गत जो हिताइतो थी, एक प्रकार की जो आबादी थी, वो उन्होंने सबसे पहले जो है लोहे को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास, विद्यार्थियों इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, वैश्विक स्तर पर लोहे की खोज 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई, जबकि भारत के स्तर पे हम बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो जब 2000 ईसा पूर्व के आसपास जब एशिया माइनर की आबादी वाले लोगों ने लोहे को खोजा तो उन्होंने लोहे को तो खोज लिया, लेकिन उसको जो अन्य जो उससे संबंधित जो अयस्क थे, निक्षेप थे, उनके बारे में नहीं जाना। और उसको जो पिघलाने की जो कला है, 2000 के आसपास तो उन्होंने लोहे को जाना, लेकिन जो लोहे को पिघलाया कैसे जाता है ये उन्होंने 1500 ईसा पूर्व के आसपास में जाना। और उसके पास जैसे ही पिघलने की क्रिया शुरू हुई तो वहीं से कांस्य युग का प्रारंभ हो गया और वहीं से लोहे युग का मार्ग भी क्या होने लग गया, प्रशस्त होने लगा। जो एशिया माइनर की खानों से निकलने वाला जो लोहा है उसको पिघलकर उसमें क्या करे, उसके बर्तन बनाए जाने लगे, शस्त्र बनाए जाने लगे। और उसके बाद में एशिया माइनर के जो आबादी है उसके पश्चात जो असीरिया के लोग हैं उन्होंने भी इस रहस्य को जान लिया और इस रहस्य से क्या करा, उन्होंने जो लोहा है उसके उन्होंने शस्त्र बनाए और उन शस्त्रों से पूरे जो एशिया है, पश्चिमी एशिया है, उसके अंतर्गत आतंक फैला दिया। लोहे के शस्त्र बना बना करके आतंक फैला दिया। और 1200 ईसा पूर्व के आसपास जो सीरिया है, तुर्की है, ईरान है, इराक है, यूनान है, उसमें लोहे की औजार है उसका प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार जो है लोहे का प्रयोग से क्या हो गया, सभ्यता का प्रसार होने लग गया और लोहे के उपकरणों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। और विश्व में अनेक क्षेत्रों में अब जो है खेती भी प्रारंभ की जा चुकी थी। अब विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि भारत के अंतर्गत जो लोहे युग की शुरुआत किस स्थिति में होती है और जो लोहे का जो इतिहास है वो क्या है। तो विद्यार्थियों, अब हम जान लें कि भारत के अंतर्गत जो अधिकांश विद्वान हैं उनका मानना है कि लगभग भारत में जो लोहे युग है लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास हम उसको मान सकते हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो भारतीय हैं वो धातु को पिघलाने की जो कला है उसको जान चुके थे। इसके अलावा हम ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख मिलता है उसके लिए एक शब्द आता है अयस, और इस शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। और इसी धातु से ऋग्वेद काल के अंतर्गत जो कवच है, जो शिरस्त्राण है, बाण है, अन्य हथियार है, औजार है, वो बनाया गया। परंतु वास्तव में ये अयस कौन सी धातु थी, इसको लेकर के विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग इसे तांबा मानते हैं, कुछ लोग इसे विशुद्ध कांसा मानते हैं, कुछ लोग उसको लोहा तो कोई भी विद्वान नहीं मानता है। और एक स्नेडर महोदय हुए हैं, उनके अनुसार न तो ये लोहा है ना ही कांसा है, अभी तो उसे विशुद्ध तांबा समझना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत भी अयस शब्द का प्रयोग हुआ है और उन्होंने कहा है कि सोना और सीसा को छोड़कर ये अन्य वस्तु हो सकता है, लेकिन इसे लोहा नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार अनेक जो विद्वान हैं उनके लोहे को लेकर के अनेक तर्क वितर्क हैं। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो हम कह सकते हैं कि जो आर्यों ने लोहों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। डी कौसम्बी एक महान इतिहासकार हुए हैं, वी.एस. अग्रवाल हैं, वो भी इतिहासवेत्ता हुए हैं। उन्होंने जो साक्ष्य किए हैं, जो खोज की है पुरातात्विक साक्ष्यों में, उन्होंने
इस काल में लोगों के ज्ञान के विषय में कोई संदेह नहीं रहता है। हस्तिनापुर की खुदाई में डॉक्टर बीबी लाल को इस काल से संबंधित स्तर में लोहा मिला है। स्वयं बीबी लाल के शब्दों के अंतर्गत अतिरंज खेड़ा का उत्खनन भारत के लिए लोह गान का प्राचीनता की 1000 ईसा पूर्व में ले जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगी कि भारत के अंतर्गत पहला जो साक्ष्य है वो अतिरंजित खेड़ा 1000 ईसा पूर्व के आसपास में, वहाँ हमें लोहे का साक्ष्य मिलता है। और इस संबंध में एक उल्लेखनीय ये है कि उत्तर भारत के अंतर्गत विद्यार्थियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था, क्यूरेटर यानी संग्रहालय अध्यक्ष, उसके अंतर्गत पूछा गया प्रश्न था। उसमें आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर भारत के अंतर्गत तो देखिए विद्यार्थियों, पहले तांबा आया, फिर कांसा आया और कांसा के पश्चात लोहा आया। विद्यार्थियों समझिए कि सबसे पहले जो है ताम्रयुगीन संस्कृति आई और फिर कांस्य युगीन संस्कृतियाँ जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता है, और उसके पश्चात है लोह युगीन संस्कृतियाँ जिसमें हम महाकाव्य कालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। जबकि दक्षिण भारत के अंतर्गत क्या था कि नवपाषाण काल के बाद ही जो अन्य ताम्र, कांस्य और जो है उनको स्थान पर नवपाषाण काल के तुरंत बाद ही लोहा युग प्रारंभ हो गया। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप अच्छे से जानेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। और बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि उत्तर वैदिक काल से लेकर के जो मध्यकाल तक की सभी संस्कृतियों को लोह युग के अंतर्गत रखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने तो 20वीं सदी का जो काल है उसको भी लोह युग के अंतर्गत ही माना है। और विशेष रूप से हम जो इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम 2 प्रमुख लोह युगीन संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत जानेंगे हम एक तो महाकाव्यकालीन संस्कृति और दूसरी है 16 महाजनपद की संस्कृति। तो महाकाव्यकालीन संस्कृति के अंदर जानेंगे हम रामायण महाभारत, और 16 महाजनपद को हम अलग से जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको इस चीज़ से पता चल गया होगा कि वैश्विक स्तर के अंतर्गत जो लोहे का इतिहास क्या है और भारतीय स्तर के अंतर्गत लोहे का इतिहास क्या है। आरएस के अंतर्गत भी पूछा गया है कि भारत के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न था उसमें पूछा गया था, जो इतिहास का पेपर है उसके अंदर अलग से पूछा गया था कि भारत में जो लोह युग की शुरुआत है वो कहाँ से उसके साक्ष्य मिले हैं। तो अतिरंजी खेड़ा है, वहाँ से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं।